तो सभी को गुड इवनिंग। इतिहास की एक और श्रृंखला में, एक और कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मगध वंश चल रहा था हमारा, और मगध वंश के दूसरे शासक की बात करने वाले हैं कि मगध पर दूसरा शासक कौन था और मगध पर दूसरे जो राजा हुए हैं किसने शासन किया। तो अगर हम दूसरे राजा की बात करते हैं तो हमने पढ़ लिया था मगध में पहले किसका शासक था, हर्यक वंश का। तो इसको आप लोग एक कहानी के रूप में देखना। यहाँ जो लिखा हुआ है इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसको आप जितना कहानी के रूप में लेके चलोगे, कहानी और जो क्या है सीक्वेंस है, वो आप कवर अप करके चलोगे एक के बाद एक के बाद एक कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो एक प्रकार से एपिसोड, अगर आप एपिसोड के रूप में उसको देखोगे, कड़ी के रूप में देखोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप मेरे को सिर्फ आपको सुनना है, बोर्ड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते सुनते ही आपको क्या है पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आ जाएगा। तो जब हम बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का लास्ट जो मतलब अंतिम शासक था वो कौन था, नागदशक। कौन सा, नागदशक। तो वही नागदशक को हटाकर फिर राजा कौन बना, फिर राजा बना कौन, शिशुनाग। कौन बना, शिशुनाग। और जब शिशुनाग राजा बना तो क्या है, शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना कर दी। वो कौन सा वंश हुआ, शिशुनाग वंश। कौन सा, शिशुनाग वंश। ठीक, शिशुनाग वंश हुआ। तो शिशुनाग ने क्या किया, अपनी राजधानी को चेंज किया। सबसे पहले उसने वत्स्य और अवंती को जीता। वत्स्य अवंती वही है जिसमें क्या है, बिंबिसार ने वहां के एक राजा हुए थे चंद्रप्रद्युम्न, जो उनको क्या है बीमारी थी, तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, उनका इलाज किया था और वो ठीक हो गए थे। तो शिशुनाग ने अवंती और वत्स्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और राजधानी कहां पर बनाई, राजधानी बनाई इसने वैशाली को। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें आगे, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, काला शोक या कालवण। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्री। कहां बनाई, पाटलिपुत्री। शिशुनाग वंश में ये जो सेकंड वाले राजा हैं कलाशोक, ये इंपॉर्टेंट है और इनकी चर्चा हम ज्यादा करेंगे। और इन्हीं के शासनकाल में एक बहुत महान राजा हुआ। एक बहुत महान राजा हुआ। उसका क्या नाम है, उसका नाम है महापद्म नंद, जो क्या है, नंद वंश के राजा थे। कौन थे, नंद वंश के राजा। कौन, महापद्म नंद। तो मैं बताऊं कि महापद्म नंद जो है वो एक शूद्र थे। कौन थे, एक शूद्र थे। शूद्र मतलब एक बाल काटने वाले के लड़के थे वो। तो आप लोग देखो कि कैसा, मतलब एक बाल काटने वाले का बालक कितना महान शासक बन के तैयार हो जाता है। तो हम बात करें कि कालाशोक के शासनकाल में ही जो महापद्म नंद थे वो शूद्र थे, उनके पिताजी शूद्र थे। तो जो कालाशोक है उनकी महारानी आनंदी, उन्होंने महाराज से बोला कि आप जो महापद्म नंद है उनको सेना में उच्च पद दो, या उच्च पद देने की प्रार्थना की। तो कालाशोक ने क्या बोला महारानी से कि महारानी कैसी बातें कर रही हो, कि उसका जो पिता है, किसका, महापद्म नंद का, बाल काटता है या शूद्र है, हम उसको कैसे अपने राज्य में या अपनी सेना में उच्च पद पर उसको रख सकते हैं। बट महारानी जो है महारानी आनंदी महापद्म नंद से प्रभावित थी, क्योंकि उन्होंने क्या है घातक पशु से मन के प्राण सुरक्षित किए थे। किसने, महापद्म नंद ने। तो महारानी आनंदी थी वो वैसे ही प्रभावित थी, किससे, महापद्म नंद से। तो महारानी की बार बार प्रार्थना करने पर फिर जो राजा है कालाशोक ने उनको उस बात को मान लिया और सेना में महापद्म नंद को उच्च पद पर स्थान दे दिया। ठीक है, वहां पर राजा और जो मंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि राजा का जो आज्ञा है वो, राजा का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से
जो महापनम नंद है वो कालाशोक के प्रजा में, कालाशोक के सेना में उच्च पद पर उन्होंने अपना पद ग्रहण किया। इसके बाद क्या होता है कि हजारों मतलब क्या लड़ाइयां होती हैं और एक के बाद एक जो महापनम नंद है वो लड़ाइयां जीतते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि महापनम नंद एक और तो लड़ाइयां जीतते जा रहे हैं और लड़ाई कौन कर रहा है, महापदम नंद, जो कि एक बहुत वीर क्या है राजा हुए थे, और नाम किसका हो रहा है, कालाशोक का। तो ये कब तक महापनम नंद को बर्दाश्त हो कि लड़ाई वो करे, जीते वो, और नाम किसका, कालाशोक का। तो एक दिन ऐसे ही क्या है लड़ाइयां चल रही थी और हजारों मतलब सेनाओं में जो कालाशोक थे वो आगे थे, और अचानक से क्या है कालाशोक की हत्या हो गई। अब महापनम नंद चिल्ला रहे हैं, सैनिकों को कह रहे हैं कि भाई महापनम नंद की किसी ने किसके कालाशोक महाराज की किसी ने हत्या कर दी। अब सेनाओं का जो पूरा शक है वो किस पे गया, अवंती पे गया, क्योंकि अवंती को हराया था किसने, कालाशोक ने। तो अब महापनम नंद पे तो कोई शक कर नहीं रहा क्योंकि वो सेना के सबसे उच्च पदों पर शामिल थे। ठीक है, अब महापनम नंद ने ऐसे ही नहीं मतलब अपने वंश की स्थापना कर ली। सबसे पहले उन्होंने जो कालाशोक के 9 पुत्र थे उनको धीरे धीरे से क्या है हटाया, और जैसे ही क्या है अपने पुत्रों की हत्या सुनी किसने, महारानी आनंदी ने, वो क्या है वियोग में चली गई। और इस प्रकार से किसका शासन हो गया, फिर इस प्रकार से किसका शासन आया, फिर इस प्रकार से महापनम नंद का शासन आया। और वो किसकी स्थापना की उसने, नंद वंश की। किसकी स्थापना की उसने, नंद वंश की। बहुत ही बहादुर राजा था कौन, महापनम नंद। इसको नवनंदी भी कहते हैं इस वंश को। क्यों, क्योंकि इस वंश में 9 राजा हुए थे। 9 राजा में से सबसे प्रतापी राजा था कौन सा, हमारा महापनम नंद, और आखिर वाला कौन राजा था, घनानंद। तो हम स्टार्टिंग की अगर हम बात करें महापनम नंद की, तो इसने क्या किया, जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे, मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे, गढ़ थे, उसको मिलाकर एक बड़े राज्य में उसने परिवर्तित किया। और केंद्रीय व्यवस्था जो होती है, केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना या केंद्रीय जो केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है, इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो महापनम नंद को जाता है। कि भाई केंद्रीय प्रणाली की व्यवस्था किसने स्थापित की थी, महापनम नंद ने। और इसके राज्य में क्या था, ऐसा नहीं था कि भाई सामंतवाद था, बहुत ही योग्य शासक था। अगर हम फिर सबसे लास्ट वाले की शासन की बात करें, जो कौन है, घनानंद एक अयोग्य शासक था। उसको सिर्फ किससे मतलब था कि धन कैसे अर्जित किया जाए, किससे मतलब था कि धन कैसे अर्जित किया जाए। और धन के लोभ में इतना मतलब पागल हो गया और इतना मतलब उसको अपने आप ही चला गया कि उसने जो छोटे छोटे जो कर होते हैं, तो मतलब छोटी छोटी चीजों पर भी कर नहीं लगाना चाहिए, उसने उस पर कर लगा दिया। जैसे हम मान के चले कि खाने पीने की वस्तुएं पे तो कर लगता ही है, अब लोगों के अंतिम संस्कार में जो लकड़ी होती है उस पर भी कर लगा दिया। तो एक प्रकार से जो प्रजा है, जो जनता है, वो कर से प्रभावित हो रही है। और वहां एक तरफ क्या है कि राजा क्या है अपने आप में अमीर होता जा रहा है। तो ये कब तक लोगों को बर्दाश्त हो, ठीक। और इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो महान दार्शनिक है, महान अर्थशास्त्री चाणक्य घनानंद के दरबार में मिलने आते हैं। और उस समय घनानंद बढ़िया क्या है, शराब में बढ़िया मशगूल रहते हैं। ठीक है, अब जब घनानंद मन से जब क्या है जो हमारे चाणक्य उनसे मिलने आते हैं घनानंद जी से, तो उस समय उनकी बड़ी बेइज्जती करते हैं। कौन, घनानंद। किसकी, चाणक्य की। जो चोटी होते हैं उसको छोटी मोटी को खोल देते हैं। अब यहां से जो चाणक्य हैं वो वापस जाते हैं और जो प्रतिशोध का क्रोध है वो अपने अंदर लिए बाहर आते हैं। किससे, घनानंद के दरबार से। और वो प्रण लेते हैं कि इसको यहां से हटाएंगे, किसको, घनानंद को इस गद्दी पे से हटाएंगे।
और मन ही मन क्या है, एक संकल्प कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम यहाँ देखें कि भाई इन्हीं के समय में, किसके, घनानंद के समय में जो सिकंदर है उसका आक्रमण भारत पर हुआ। इससे पहले भी क्या है, भारत पर विदेशी आक्रमण हो चुका था पहले, वो हकमनी वंश का हुआ था। किसका? हकमनी वंश का। डेरियस और डायरस उन्होंने किया था, पंजाब और सिंध पर उन्होंने आक्रमण किया था। अब इसी के समय पर क्या है, जो सिकंदर है, वो सिकंदर का क्या है, आक्रमण हुआ। किस पे? भारत पे। तो सबसे पहले चाणक्य ने सोचा कि पहले हम किसको रोकेंगे, पहले हम सिकंदर को मतलब भारत से भगाएंगे, उसके बाद फिर घनानंद को आराम से निपटा के फिर जो मगध की गद्दी पर उस शासन कर लेंगे। तो इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में इस पर आक्रमण किया था, कहां पर? भारत पे। तो सबसे पहले सिकंदर ने कहां आक्रमण किया? सबसे पहले अगर हम देखें सिकंदर की बात करें तो सबसे पहले सिकंदर ने कहां पर कुदुर घाटी में निवास करने वाले इस पोशियत अथवा आपक जाति को परास्त किया था। ठीक, उसके बाद सिकंदर ने तक्षशिला के राजा आम्बी को युद्ध में पराजित किया। जो आम्बी को पराजित करके, युद्ध में पराजित करके अपने आप में ले लिया। और उसके बाद आम्बी को जब उन्होंने हराया तो आम्बी उन्हीं के साइड में हो गया। किसके? सिकंदर के साइड में। उसके बाद पोरस और सिकंदर के बीच सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई हुई। कहां पर? झेलम नदी में। कहां पर? झेलम नदी, जिसको बादशाह का युद्ध या हाइडोरस पिच का युद्ध भी कहा गया। ठीक, उसके बाद जब पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ तो सिकंदर भले ही जीत गया, पर पोरस की बहादुरी पर सिकंदर को बड़ा नाज हुआ कि इतनी बहादुर से लड़ा है। तो जो सिकंदर ने पोरस को अपना राज्य वापस दे दिया उसकी बहादुरी पर क्या है, अब भाई राजा तो हारा हुआ है और एक राजा जीता हुआ है, तो सिकंदर ने उसको अपने अधीन कर लिया कि भाई हम, ठीक है, हमने तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिया है, बट हम जहां जहां लड़ने जाएं तुम क्या है, वहां वहां हमारा सहयोग देना। क्या करना? सहयोग देना। अब सिकंदर की जो सेना है वो आगे बढ़ रही थी, बट क्या है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई। वहां के सैनिकों ने मना कर दिया कि भाई वो ब्यास नदी मतलब इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक, और 323 ईस्वी में जब सिकंदर वापस लौटा, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। किसकी? सिकंदर की। तो कहा जाता है कि इसके पीछे चाणक्य का हाथ था, क्योंकि जो चाणक्य है वो जो जहर बनाने में बहुत महारत थी, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कि भाई एक दिन में नहीं, वो जो जहर धीरे धीरे में असर करे, तो ऐसा माना जाता है, बाकी कोई तथ्य ऐसा नहीं है। अब सिकंदर वापस लौट के चला गया, कहां पर? बेबीलोन। अब हम यहाँ की बात करें किसकी? मगध काल की, तो वहां कौन सा सकता? घनानंद। तो घनानंद तो अब एक प्रकार से क्या है, फिर अब जो हमारे चाणक्य हैं वो किसको बोलते हैं जाके? चंद्रगुप्त मौर्य को, अपने शिष्य से, कि भाई मैं वहां गया था, कहां पर? घनानंद के दरबार में, वहां उसने मेरी बहुत बेइज्जती की, या बहुत ही क्या करी? बेइज्जती करी, ठीक है, या बहुत अपमान किया। अब जैसे ही चंद्रगुप्त ने सुना कि भाई उसके गुरु का अपमान हुआ है, तो उनके रगों में तो खून दौड़ने लगा कि भाई बदला लेंगे किससे? घनानंद से। आओ देखा ना ताओ देखा, कहां से चल दिए आक्रमण करने के लिए। कहां पर? घनानंद की शासन का, कहां पर? घनानंद के किले पर। अब आक्रमण तो किया, अब लेकिन आक्रमण, अब सब देखो, सेना चारों तरफ है, पहले चारों तरफ है। अब पहले जब आक्रमण किया तो हार गए। कौन? चंद्रगुप्त और चाणक्य जी। बट फिर क्या होता है ना कि जहां से वो हारे और वो पीछे हटे, भाग के क्या है, एक कोठरिया में गए, तो वहां क्या है, बहुत अच्छा क्या है, जो कोई सपोज कि कोई बुढ़िया खाना खा रही थी या खिचड़ी खा रही थी, तो गरम गरम थी, तो वो फूक फूक कर खा रही थी, तो उसको थोड़ा थोड़ा खाया। तो फिर चंद्रगुप्त जी और जो चाणक्य है वो समझे कि भाई क्या एग्जाम्पल है कि पूरे राज्य को एकदम से हमला करके नहीं जीत सकता, छोटे छोटे हिस्सों को कब्जा करके फिर बाद में पूरे के पूरे राज्य को हम कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसे ही नीति अपनाई किसने?
चाणक्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ऐसी नीति अपनाकर वो उन्होंने घनानंद को पराजित किया और फिर मगध पर किसकी नींव रख दी? चंद्रगुप्त किसकी नींव रख दी? मौर्य वंश की। किसकी नींव रख दी? मौर्य वंश की। किसकी नींव रख दी? मौर्य वंश की। तो अब मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो क्या है अगला सेशन हम पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। वो क्या है, इसके बाद वाले लेक्चर में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे यूनानी आक्रमण से भारत ने क्या सीखा? यूनानी आक्रमण से भारत ने ज्योतिष विज्ञान सीखा, है ना, ज्योतिष विज्ञान सीखा। और यूनानी आक्रमण से ही भारत ने जो सिक्के निर्माण की कला है कि सिक्कों को कैसे निर्माण करना है वो उन्होंने सीखी। किसने? विदेशी आक्रमण से ही उन्होंने सीखा। ठीक, तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस इतिहास की कड़ी में इतना ही। और अगर आप डिटेल इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली पीडीएफ नोट्स हैं वो ले सकते हैं। पर्सनली नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक कहानी के माध्यम से इतिहास से परिचय करा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सुनते होंगे। यहाँ सिर्फ आपको सुनने का काम करना है, सिर्फ सुनने का काम करना है, लिखने का काम है नहीं, सिर्फ आपको सुनना है, धैर्यपूर्वक सुनना है। सुनोगे तो बढ़िया आसानी समझ में आएगा और एक प्रकार से क्या है सारा जो इतिहास है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मौर्य वंश के और चंद्रगुप्त वाले हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।